साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं एलर्जिक राइनाइटिस की अगली कड़ी में आपके सामने आया हूं कि इसकी अगली कड़ी में आपसे इसके बारे में शेयर करूं। जैसा आपको इसके क्लासिफिकेशन से भान है कि एलर्जिक राइनाइटिस के सारे कारणों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कारक है और इसके कुल पेशेंट्स की जो संख्या है उनमें 80% से ज़्यादा लोगों में इसकी शुरुआत उनकी 20 साल की उम्र के पहले ही हो चुकी होती है। एलर्जी के राइनाइटिस के जो 40% मरीज होते हैं उनमें अस्थमा भी साथ में देखा गया है और वहीं अस्थमा के 80% केसेस में एलर्जिक राइनाइटिस का होना पाया जाता है। इसकी जो कुल पेशेंट्स में जो वयस्क और बच्चे हैं, अगर उनको हम थोड़ा सा समझें कि जो वयस्क हैं उनकी 60% आबादी और जो बच्चे हैं उनकी 80% आबादी की नींद में खलल का एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है, यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा एक वायुमार्ग एक बीमारी अर्थात वन एयरवे वन डिजीज़ का एक जोड़ा है। अर्थात जो पैथोलॉजी, जो बीमारी की प्रोसेस जो हम लोग पैथोलॉजी कहते हैं, जो परिवर्तन हम लोग के यहाँ बीमारी का होता है एलर्जी के चलते, जो अपर एयरवे की जो म्यूकोजा होती है उसमें सूजन करके एआर पैदा करती है, एलर्जिक राइनाइटिस पैदा करती है, वही पैथोलॉजी लोअर एयरवे की म्यूकोजा में सूजन पैदा करके ब्रांकियल अस्थमा या केवल अस्थमा को पैदा करती है। हमारे टीचर के शब्दों में, छत टपकेगी तो फर्श खराब होगी, अर्थात एआर के होने पर अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा कि एलर्जिक राइनाइटिस के 40% केसेस में अस्थमा पाया जाता है। एलर्जी और इस बात से और बात समझ में आती है कि हर एलर्जिक राइनाइटिस के सस्पेक्टेड पेशेंट में हम अस्थमा के बारे में कि अस्थमा शुरू तो नहीं हो गया, इसको ज़रूर जानें। वहीं पर हर अस्थमा के पेशेंट में देखें कहीं एलर्जिक राइनाइटिस उसकी सह रोग के रूप में मौजूद तो नहीं है। अगर हैं तो उनका भी इलाज समय पर शुरू हो जाना चाहिए। एलर्जी जो है वातावरण से संपर्क में आने वाले अंगों में शुरू होती है, जैसे हमारी स्किन या त्वचा, आँख, आंत, पेट, आंतें जो होती हैं और सांस की नलियाँ। इनके संपर्क में जब बाहरी कारक आते हैं जिनको हम एलर्जिन कह सकते हैं, तब ये उस अंग की एलर्जी के रूप में, लक्षणों के रूप में देती हैं। एआर अर्थात एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में मल्टीपल फैक्टर्स अर्थात विभिन्न कारणों से एलर्जी हो सकती है और एक से अधिक अंगों में एलर्जी के लक्षण मिल सकते हैं। जैसे एआर के मरीज में अस्थमा मिल जाए, एलर्जिक अर्टिकेरिया मिल जाए जिसको पित्ती उछलना कहते हैं, किन्हीं खाद्य पदार्थों से फूड एलर्जी भी साथ में मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। तो जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है तो हम कैसे शक करें कि कहीं हमको एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं। जब हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसे आता है कि साहब हमारी बार बार नाक बंद हो जाती है, खास करके मौसम परिवर्तन समय या लगातार, अर्थात स्टफी नोज़ या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का लक्षण बताता है, या कहता है कि हमारी नाक बहने लगती है बीच बीच में, या लगातार नाक बहती रहती पानी से, तो उसको राइनोरिया कहते हैं। या बार बार छींकें आ रही हैं अर्थात स्नीजिंग होती रहती है, या नाक में कलबलाहट या खुजली होती रहती है जिसको नेजल ईचिंग कह सकते हैं, और या गले में खराश बार बार बनी रहती है, सोर थ्रोट रहता है, या गले में खराश करके बलगम मुंह में आ जाता है, खांसी करके बाहर निकलता है जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप या पीएनडी कहते हैं। इस तरह के लक्षणों को जब वो कहता है कि साहब मौसम परिवर्तन के समय या फिर लगातार
ये बने रहते हैं और मौसम परिवर्तन के समय बढ़ जाते हैं या उसी समय पहली बार प्रकट होते हैं, बार बार लक्षण कम हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कहीं इसको AR या एलर्जिक राइनाइटिस तो नहीं। तो और ऐसे ही मरीजों में अगर जटिलता हो जाए AR के साथ, तो उसमें सर दर्द, आँखों में से पानी आना अर्थात वाटरिंग ऑफ आइज़, चेहरे पर दर्द बताना, क्योंकि जनरली क्या होता है ऐसे मरीजों में फेशियल पेन होने लगता है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस वजह से, कान में दर्द होना ओटाइटिस मीडिया की वजह से, घ्राण शक्ति में कमी होना, नाक हमेशा बंद रहती है, जुकाम बना रहता है तो उसको घ्राण शक्ति मतलब नहीं सूंघने शक्ति प्रभावित रहती है। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस की स्थिति में जो मैक्सिलरी टूथ होता है उसमें संवेदनशीलता सेंसिटिविटी आती है, अर्थात एक अजीब सा उसके अंदर सनसनाहट दर्द का एहसास रहता है। तो ये सब जटिलता के भी लक्षण AR के साथ हो सकते हैं। अगर लंबे समय से अनकंट्रोल्ड एलर्जिक राइनाइटिस चल रही है तो ऐसे पीड़ित व्यक्तियों में थकान, चिड़चिड़ाहट, अवसाद, चिंता, निम्न ऊर्जा स्तर, एकाग्रता में कमी आदि के लक्षण भी देखे जाते हैं। जब ऐसा मरीज हमारे पास आता है तो हम मरीज से बात करते वक्त यही पा सकते हैं कि मरीज अपनी नाक बंद होने की वजह से मुँह से सांस ले रहा है, या मरीज जाने अनजाने नाक को साफ़ करने के लिए या खुजली मिटाने के लिए उस पर ऊपर की तरफ या दाएं बाएं हथेली, उल्टे हाथ या उंगलियों का प्रयोग कर रहा है। और अगर इस तरह की उसको तकलीफ़ बनी रहती है और बार बार अपने हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करता रहता है तो उसकी एक क्षैतिज रेखा बन जाती है बार बार ऐसे करने से और इसके यहाँ पे सिकुड़न पड़ने से। उस क्षैतिज रेखा या ट्रांसवर्स लाइन को हम एलर्जिक क्रीज कहते हैं। आप एक रेखा हल्की सी काली सी पड़ी हुई उसकी नाक पर देख सकते हैं, तो हम कहते हैं एलर्जिक क्रीज है, इसका मतलब AR का पेशेंट है। और इसी तरीके से जब वो नाक को बार बार ऐसे ऐसे करता है तो ये जैसे लगता है कि सल्यूट कर रहा हो, सलाम मार रहा हो, तो इसको एलर्जिक सल्यूट भी कह देते हैं। अगर इस तरह कोई हाथ का एक्शन कर रहा हो तो हमको लगता है कि वो AR का पेशेंट हो सकता है। नाक को बार बार वो स्निफ करके ऊपर तरफ सुड़क करके नाक व गला साफ करता रहता है। हमको मिल सकता है कि उसकी आँख की जो निचली पुतली के नीचे हल्की सूजन है और त्वचा में एक फोल्ड या तह बनी हुई सी दिख रही है, जिसको हम डेनी मार्गन लाइन भी कहते हैं। आँख के नीचे गहरे रंग के घेरे हो सकते हैं, जिसको हम लोग एलर्जिक साइनर कह सकते हैं। और जब वो मरीज नाक कान गले के डॉक्टर द्वारा एग्ज़ामिन किया जाता है, उसके नाक में अंदर वो देखने की कोशिश करते हैं, तो उनको उसकी जो अंदरूनी सतह होती है, जिसको हम लोग नेज़ल म्यूकोसा कह सकते हैं, नाक की म्यूकोसा कह सकते हैं, तो वो हल्की पीली व सूजी हुई मिलती है। उसमें पॉलिप भी मिल सकता है। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप नाक की अंदरूनी सतह के जो ऊतक होते हैं उसमें असामान्य वृद्धि जब हो जाती है और उसकी वजह से अंगूर या आंसू की बूंद, अश्रु बूंद की तरह वो एक लटकी हुई सॉफ्ट, पेनलेस, नॉन कैंसरस संरचना हो जाती है, उसको हम लोग पॉलिप कहते हैं। एलर्जी के पेशेंट में मिल जाती है। और गले के एग्जामिनेशन में PND अर्थात पोस्ट नेज़ल ड्रिप के भी दिख जाता है। और अगर AR के साथ साथ दूसरे अंग भी प्रभावित हैं, जैसे हम लोगों ने बताया अगर चेस्ट प्रभावित है, मतलब उसको खांसी, जकड़न, सांस फूल रही है, अस्थमा जैसे के लिए हमको एग्जामिन करना होगा, कान में दर्द बता रहा है, ओटाइटिस मीडिया के लिए एग्जामिन करना होगा, इत्यादि इत्यादि। साथियों, जो हमारी नाक की जकड़न है अर्थात नेजल कंजेशन है, स्टफी नोज है, इसमें इसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो नाक की जो सामान्य म्यूकोसा है उसमें जो खून की सप्लाई है, वेस्कुलेचर है, उस पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में जाना है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। उसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो
इसको गत के जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिसको नॉरएड्रेनालिन कहते हैं, उसका नियंत्रण नेज़ल म्यूकोसा पे होता है और उसकी वजह से खून की नलियाँ जो है वैसोकंस्ट्रिक्शन फेज में होती हैं, सिकुड़ी हुई होती हैं और उससे जो है नाक की जो एयरवे है, नाक के अंदर का जो वायुमार्ग है वो खुला बना रहता है, पेटेंट रहता है। अब अगर किसी कारण से सिम्पैथेटिक टोन में कमी आ जाए तो क्या होगा, खून की नलियों पे जो वैसोकंस्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट था उसके नॉरएड्रेनालिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का वो कम हो जाएगा, तो वैसोडाइलेटेशन हो जाएगा और उससे जो है नाक में नेज़ल कंजेशन या नाक में जकड़न का एहसास होने लगेगा। दूसरा कारण है मास्ट सेल और इसिनोफिल्स आदि जो सेल्स हमारी एलर्जी की प्रक्रिया में काम में आती हैं, उनसे जो है हिस्टामीन व दूसरे मीडिएटर्स की वजह से जो है नेज़ल कंजेशन हो जाता है। अगर हम राइनोरिया को समझें, मतलब नाक से पानी बहने को समझें, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है अर्थात कोलिनर्जिक न्यूरल रिफ्लेक्स के प्रभाव में ये राइनोरिया होने लगता है, नाक से पानी होने लगता है। वहीं छींक व नाक में जो खुजली का एहसास है वो हिस्टामीन व एंडोथिलिन नाम के मेडिएटर्स जो रिलीज होते हैं मास्ट सेल बेसोफिल से, उनकी वजह से ये होता है। तो आज हमने चर्चा करी एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण मोटे तौर पे क्या होते हैं और उसके पीछे एलर्जी के क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कि इनकी जांच कैसे की जाती है और इनकी इलाज में हमको क्या प्रक्रिया अपनानी है और कैसे इनसे बचाव करते हैं। धन्यवाद।